हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हमने छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना के सभी सब सेक्शन को देख लिया था। यानी अगर हम बात करें तो हमने समाजशास्त्री समीक्षा, प्रगतिवादी आलोचना और अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना इसे देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षक इस संबंधित प्रश्नों को। इस सेक्शन में भी जो प्रगतिवादी और मार्क्सवादी समीक्षक हैं दोनों एक ही हैं। तो इसमें हम कुछ ही रचनाकारों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हम नामवर सिंह तक प्रयास करेंगे कि हम इस वीडियो में कवर करें, ठीक है। बाकी के जो रचनाकार रह गए हैं, जो समीक्षक रह गए हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को। आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक। इसमें जिन समीक्षकों को हमें पढ़ना है उनके नाम हैं, पहले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, श्री शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत राय, डॉक्टर रांगेय राघव, डॉक्टर नामवर सिंह, विशंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नवल किशोर, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, डॉक्टर कमला प्रसाद, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, मधुरेश, शंभुनाथ, डॉक्टर ज्वरीमल पारख और वीरेंद्र यादव। तो ये सभी रचनाकार क्या हो जाते हैं आपके लिए, मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में या प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में आप इनके नाम को याद रखेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन प्रगतिवादी समीक्षक हैं तो कौन नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होंगे कि कौन कौन से प्रगतिवादी समीक्षक हैं या मार्क्सवादी समीक्षक है, तभी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रगतिवादी समीक्षक में जो पहले खेमे की बात करते हैं, हिंदी के प्रथम खेमे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक जो रहे हैं वो मुख्य रूप से ये आलोचक रहे हैं, ठीक है। इनके नाम देख लीजिए आप। हिंदी के प्रथम खेमे के प्रगतिवादी या समीक्षक आलोचक पहले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, दूसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह, तीसरे हैं रामविलास शर्मा, चौथे हैं मुक्तिबोध, पांचवा शिवदान सिंह चौहान, छठा नेमी चंद्र जैन, सातवां अमृत राय, आठवां रांगेय राघव और नौवां डॉक्टर नामवर सिंह। तो अगर हम प्रारंभिक दौर में देखें तो सबसे पहले जो मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जिनका नाम उल्लेखनीय है वो ये 9 रचनाकार हैं या ये 9 समीक्षक हैं। इनके जन्म वर्ष को देख लेते हैं हम एक बार, यानी इनका जो समय है उनको भी साथ में देखते चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाश चंद्र गुप्त की, तो इनका समय है 1908 से 1970, तो समय भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। शमशेर बहादुर सिंह का समय है 1911 से 1993, रामविलास शर्मा का समय है 1912 से 2000, मुक्तिबोध का समय है 1917 से 1964, शिवदान सिंह चौहान का समय है 1918 से 2000, नेमी चंद्र जैन का समय है 1918 से 2005, अमृत राय का समय है 1921 से 1996, रांगेय राघव का समय है 1923 से 1962 और डॉक्टर नामवर सिंह का समय है 1927 से 2019। तो जो प्रथम खेमे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं, इनको हम सबसे पहले इनकी रचनाओं को देख लेते हैं और इनकी आलोचनात्मक जो विशेषता हैं उनको भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रश्न को, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है हिंदी के प्रथम खेमे के प्रगतिवादी आलोचकों में से कौन नहीं है। पहला, ए प्रकाश चंद्र गुप्त, बी निर्मल वर्मा, सी मुक्तिबोध, डी रांगेय राघव। तो अभी हमने 9 रचनाकारों को देखा, यानी आलोचक या समीक्षक को देखा। उनमें निर्मल वर्मा नहीं थे, प्रकाश चंद्र गुप्त थे, मुक्तिबोध थे, रांगेय राघव थे। तो निर्मल वर्मा प्रथम खेमे के प्रगतिवादी आलोचक में शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा बी। हिंदी के प्रथम खेमे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचकों में जो शामिल हैं वो ये रचनाकार हैं, यानी प्रकाश चंद्र गुप्त हैं,
शमशेर बहादुर सिंह है, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, शिवदान सिंह चौहान है, नेमी चंद्र जैन है, अमृत राय हैं, रांगे राघव हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा। अब हम एक एक करके इन प्रथम खेमे के जितने भी आलोचक या समीक्षक हैं उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो जिनका था वह है प्रकाश चंद्र गुप्त। तो प्रकाश चंद्र गुप्त से संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का समय आपने पहले ही देख लिया था, 1912 से 2000। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति नया हिंदी साहित्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1951। सही उत्तर होगा प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति नया हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1941 है। अब आपको इसके नोट्स कैसे तैयार करने हैं? पहले तो आप प्रगतिवादी समीक्षा के जो प्रथम खेमे के जितने भी समीक्षक हैं उनका नाम लिखना है। साथ ही जो भी रचनाकार आप, जैसे अगर प्रकाश चंद्र गुप्त पहले समीक्षक हैं, इनका नाम लिखकर सामने आप इनकी कृतियों को लिखेंगे, साथ ही प्रकाशन वर्ष लिखेंगे। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की जो पहली कृति हमारे सामने आई है वह है नया हिंदी साहित्य। प्रश्न अगर पूछा जाए नया हिंदी साहित्य किस के समीक्षक कौन है या किसकी कृति है, तो उत्तर क्या होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 1955। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। तो आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। तो आपके लिए एक और रचना कौन सी सामने आई है? आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, यह प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति है और 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रकाश चंद्र गुप्त की दृष्टि कैसी कही गई है? ऑप्शन ए उग्र और विवादास्पद, ऑप्शन बी उदार और संतुलित, ऑप्शन सी सीमित और संकुचित, ऑप्शन डी निष्क्रिय और तटस्थ। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकाश चंद्र गुप्त की दृष्टि उदार और संतुलित है। अगला प्रश्न है प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955। एक और कृति आपके सामने है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। सही उत्तर होगा 1953। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, प्रकाशन वर्ष 1953, राइटर प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति साहित्य धारा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1951। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति साहित्य धारा, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 हुआ है। तो जितनी भी रचनाओं का नाम यहाँ पे आया है प्रश्न के माध्यम से, आप उन रचनाओं को भी लिखेंगे, साथ ही उसके प्रकाशन वर्ष को भी लिखेंगे, और राइटर प्रकाश चंद्र गुप्त। तो साहित्य धारा का प्रकाशन वर्ष क्या हो गया? 1955, और यह भी प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति है। अगर हम प्रकाश चंद्र गुप्त की कृतियों की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आया था जिस कृति का, वह था नया हिंदी साहित्य। तो एक है नया हिंदी साहित्य, दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, तीसरा हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, और चौथा साहित्य धारा। तो ये चार जो रचनाएं थी वो प्रकाश चंद्र गुप्त की रचनाएं थी। फिर से देख लेते हैं नाम। नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, और साहित्य धारा 1955। तो ये कृति जो थी वो प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति थी। अगला नाम जो है वह शमशेर बहादुर सिंह का है। यहाँ हमने प्रथम खेमे में उनका नाम देखा था, प्रकाश चंद्र गुप्त के बाद शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह की कृतियों को हम देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का अगर हम समय देखें तो इनका समय है 1911 से 1993। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 1911 से 1993। पहला जो प्रश्न है इससे संबंधित, दो आप किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए कहानी संग्रह है, ऑप्शन बी कविता संग्रह है, ऑप्शन सी गद्य समीक्षाओं का संग्रह है, ऑप्शन डी आत्मकथा का संग्रह है। दो आप अगर हम देखें तो यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्रश्न पूछा जा रहा है किस रचनाओं
किस रचनाओं का यह संग्रह है? सही उत्तर होगा दोआब गद्य समीक्षाओं का संग्रह है। तो यह भी आप याद रखेंगे कि दोआब जो शमशेर बहादुर सिंह की कृति है यह मूलतः गद्य समीक्षाओं का संग्रह है। अगर हम दोआब से संबंधित जानकारी देखें तो इससे संबंधित तथ्य जो है वो देख लेते हैं। दोआब संग्रह की एक अन्य विशेषता है हिंदी के साथ ही उर्दू के साहित्यकारों की समीक्षा है। यानी हमने देखा अभी कि गद्य समीक्षाओं का संग्रह है, लेकिन इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के साहित्यकार भी शामिल है। ठीक है, यानी उनकी भी समीक्षा जो है इसमें शामिल है। यदि यह स्थिति बनी रहती यानी दोआब जैसे संग्रह और निकलते रहते तो आज जो हिंदी और उर्दू की दूरी है वह कम हो गई होती। तो ऐसे जो प्रयास हैं वह अब होने बंद हो गए हैं, या ऐसी रचनाएं अब नहीं प्रकाशित होती या नहीं लिखी जा रही हैं जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों को समान रूप से महत्व मिले। तो दोआब संग्रह की जो विशेषता है इस रूप में भी यह उल्लेखनीय कृति है शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह ने मुसद्दस और भारत भारती की तुलना में गुप्त जी को किस रूप में बताया है? ऑप्शन ए अपने समय से वो आगे हैं, ऑप्शन बी अपने समय से वो पीछे हैं, ऑप्शन सी अपने समय के अनुरूप हैं, ऑप्शन डी समय से असंबद्ध हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने मुसद्दस और भारत भारती की जब तुलना की तो उसमें गुप्त जी को वो किस रूप में बता रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गुप्त जी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। दोआब में यानी दोआब जो संग्रह है इसी में इन्होंने मुसद्दस और भारत भारती की समीक्षा प्रस्तुत की है। ठीक है, तो मुसद्दस और भारत भारती की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कि वह यानी गुप्त जी अपने समय की प्रगति से कुछ पीछे पड़ गए से जान पड़ते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? तो उत्तर क्या होगा? दोआब। और यदि प्रश्न पूछा जाए शमशेर बहादुर सिंह ने यह कथन किन पुस्तकों की तुलना के संदर्भ में कहा था? तो उत्तर क्या होगा? मुसद्दस और भारत भारती। ठीक है, अगला प्रश्न है तार सप्तक की भूमिका किसने लिखी थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। सही उत्तर क्या होगा? तार सप्तक की भूमिका किसने लिखी है? अज्ञे ने लिखी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा था ये सभी काव्य के सत्य के अन्वेषी हैं, सभी अभी उस परम तत्व की खोज में ही लगे हैं जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाती है। तो यह जो कथन है यह महत्वपूर्ण भी है, और अगर हम देखें तो यह तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे का विचार भी है। तो इस रूप में यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कथन देकर पूछा जाए कि यह किस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक की भूमिका में। अगर प्रश्न पूछा जाए कथन किसका है तो अज्ञे का कथन है। ठीक है, तो यह कथन इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है वह है शमशेर के मत में तार सप्तक का नारा क्या था? ऑप्शन ए सच्चाई, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी समाजवाद। तो शमशेर के मत में तार सप्तक का जो नारा था वो क्या था? प्रयोग। संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं हम साथ साथ। दोआब संग्रह में, ठीक है, अब यह कृति भी यानी इसके विषय में भी तार सप्तक की जो समीक्षा प्रस्तुत की है शमशेर ने वह किसमें की है? दोआब संग्रह में, क्योंकि दोआब क्या है? गद्य समीक्षाओं का संग्रह है। इस संग्रह में आपने तार सप्तक की समीक्षा की थी। आपने बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि प्रयोग ही तार सप्तक का नारा है, किंतु इस दिशा में इसकी कोई खास विशेषता नहीं लक्षित होती। तो अगर हम देखें तो दोआब संग्रह जिस रूप में गद्य समीक्षाओं का संग्रह था उसी रूप में आपने वहाँ तार सप्तक की समीक्षा प्रस्तुत की, और उसमें यह स्पष्ट किया कि तार सप्तक जो है वो क्या है? मूलतः प्रयोग उसका नारा है। तो यह भी तथ्य हमने देख लिया। अगला प्रश्न है तार सप्तक के कवियों में कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो सही उत्तर क्या होगा? कौन शामिल नहीं है? सुमित्रानंदन पंत शामिल नहीं है। तार सप्तक के कवियों में कौन कौन शामिल है हम एक बार फिर से उन्हें देख लेते हैं। तार सप्तक के कवियों में शामिल हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। तो ये 7 रचनाकार हैं जो तार सप्तक में शामिल हैं। इस पर शमशेर की टिप्पणी है कि रामविलास शर्मा यानी तार सप्तक के कवियों के संदर्भ में इनकी जो टिप्पणी है
शमशेर बहादुर सिंह की, वह महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन यानी सभी तार सप्तक के कवि किसी ने भी परम तत्व की खोज की बात नहीं की है। इस दो टूक कथन के बाद आपने सभी कवियों की अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यानी उसी दो आप संग्रह में उन्होंने, क्योंकि तार सप्तक के कवियों के समीक्षा प्रस्तुत की थी और उस समीक्षा में यह बात भी स्पष्ट की थी कि जितने भी तार सप्तक के कवि हैं इनमें से किसी ने भी परम तत्व की खोज की बात नहीं की है। और उसके बाद वो समीक्षा में और क्या कुछ जोड़ते हुए चलते हैं, इन सभी कवियों की अंतर्वृत्तियों का विश्लेषण करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला प्रश्न है, शमशेर की गद्य रचनाओं के दो संकलनों का क्या नाम है? ऑप्शन ए साहित्य धारा और दोआब, ऑप्शन बी कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं, ऑप्शन सी नया साहित्य और समकालीन गद्य, ऑप्शन डी समीक्षा संसार और रचनालोक। तो अगर गद्य रचना की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं। तो शमशेर की यह भी कृति महत्वपूर्ण है, कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं। ठीक है, शमशेर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं कब प्रकाशित हुई? ये दोनों कृति हैं, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। इनमें से इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, यानी कुछ गद्य रचनाएं कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1992। तो सही उत्तर क्या होगा? 1989। अगला प्रश्न है, शमशेर ने जिन कवियों पर आत्मीयता से लिखा उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी प्रेमचंद। सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। यानी उन्होंने निराला के विषय में लिखा है, मुक्तिबोध के विषय में लिखा है, नामवर सिंह के विषय में भी लिखा है, लेकिन प्रेमचंद के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुछ और गद्य रचनाओं में, ठीक है, जो इनकी रचना है कुछ और गद्य रचनाएं, इसमें शमशेर के वे समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं जो उन्होंने समय समय पर अपने समकालीन कवियों और लेखकों पर लिखे हैं, जिनमें निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण राव, कैफी आजमी, अश्क, मुक्तिबोध, नामवर सिंह आदि के संबंध में अत्यंत आत्मीय भाव से लिखा है। अगर नाम यहाँ देखा जाए तो निराला का भी है, मुक्तिबोध का भी है और नामवर सिंह का भी है। आगे अगर हम देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में भी इन्होंने लिखा है, नरेंद्र शर्मा के विषय में भी लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल के विषय में लिखा है, बालकृष्ण राव के विषय में लिखा है, कैफी आजमी के विषय में लिखा है, अश्क के विषय में लिखा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिनके विषय में इन्होंने आत्मीय ढंग से लिखा है। अगला जो प्रश्न है, कुछ गद्य रचनाओं का हमने प्रकाशन वर्ष देख लिया था। कुछ और गद्य रचनाएं किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो कुछ और गद्य रचनाएं यह किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 1992। कुछ और गद्य रचनाएं किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1992। अगला प्रश्न है, शमशेर के समीक्षात्मक निबंधों में एक विषय है। ऑप्शन ए अमूर्त कला, ऑप्शन बी आधुनिक उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक की परंपरा, ऑप्शन डी बाल साहित्य। तो शमशेर के समीक्षात्मक निबंधों में एक विषय है, सही उत्तर होगा अमूर्त कला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। समीक्षात्मक निबंधों का एक विषय क्या है? अमूर्त कला। विषय है, रचना नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन अगला प्रश्न है, कला और साहित्य में प्रयोग विषय पर विचार किसने व्यक्त किए हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी अमित राय। कला और साहित्य में प्रयोगवाद इस विषय पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह ने। कला और साहित्य में प्रयोगवाद या अमूर्त कला, इन विषयों पर लिखने वाले कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुछ और गद्य रचनाओं, संग्रह का क्या नाम है? कुछ और गद्य रचनाओं। इस संग्रह में कुछ ऐसे निबंध भी हैं जिनमें उन्होंने अमूर्त कला,
कला और साहित्य में प्रयोगवाद जैसे विषयों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। तो ये दो विषय हैं, अमूर्त कला और कला और साहित्य में प्रयोगवाद। तो ये जो विषय है किसमें है, कुछ और गद्य रचनाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है शमशेर का समीक्षात्मक दृष्टिकोण कैसा था। ऑप्शन ए व्यक्तिगत राग द्वेष से ग्रसित, ऑप्शन बी सहज और संवेदनशील, ऑप्शन सी संप्रदायवादी, ऑप्शन डी एकांगी। तो सही उत्तर क्या होगा। शमशेर का समीक्षात्मक दृष्टिकोण कैसा था, सहज और संवेदनशील था। ठीक है, समीक्षात्मक दृष्टिकोण कैसा था शमशेर का, सहज और संवेदनशील। अगला प्रश्न है शमशेर की समीक्षाओं की एक विशिष्टता क्या थी। ऑप्शन ए केवल हिंदी साहित्य तक सीमित रहना, ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू दोनों का समावेश, ऑप्शन सी केवल पुरानी कविताओं पर केंद्रित रहना, ऑप्शन डी लोकगीतों का विश्लेषण करना। तो शमशेर की समीक्षाओं की विशेषता क्या थी, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी हिंदी और उर्दू दोनों का समावेश। तो इन्होंने अपनी जो समीक्षात्मक गद्य समीक्षाओं का जो संग्रह है दोआब, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों का समान रूप से प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है शमशेर से ही, शमशेर का समीक्षा कर्म से उदासीन होना किन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के लिए, ऑप्शन बी अंग्रेजी साहित्य के लिए, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य के लिए, ऑप्शन डी भारतीय समाज के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा, समीक्षा कर्म से उदासीन होने से हिंदी साहित्य के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण माना गया। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की समीक्षाओं का संकलन दोआब, जो हमने देखा प्रारंभ में ही कि यह हिंदी और उर्दू दोनों के जो रचनाकार हैं उनकी समीक्षाओं को इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह गद्य समीक्षाओं का संग्रह है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वह है इससे प्रकाशन वर्ष से संबंधित। तो दोआब का प्रकाशन वर्ष कब है, तो ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। सही उत्तर होगा दोआब का प्रकाशन वर्ष है 1947। अगले जो रचनाकार हैं वह रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न के माध्यम से आप जितने भी रचनाओं का नाम आ रहा है उसके साथ साथ आप उनका जो प्रकाशन वर्ष है, जैसे अगर हम शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं की बात करें तो दोआब हमने देखा, दोआब है इनका एक संग्रह, प्रकाशन वर्ष 1947। दूसरा संग्रह अगर हम देखें शमशेर बहादुर सिंह की ही रचनाओं में अगर हम देखें तो कुछ और गद्य रचनाएं, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1992 है। कुछ गद्य रचनाएं, इसका प्रकाशन वर्ष 1989 है। फिर अगर हम देखें और इनकी रचनाओं का नाम, तो यही 3 रचना हमको दिखाई देती है। ठीक है, एक और मैं भी देख लेती हूँ पुस्तक में कि शमशेर की कितनी रचनाएं थी। 3 फिलहाल हमें याद है, दोआब, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। अगर प्रश्न के माध्यम से रचनाएं कवर नहीं हो पाती तभी मैं उसे तथ्य के रूप में शामिल करती हूँ, अदरवाइज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसे तथ्य में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रचनाओं का नाम दिया गया है, यानी 1947 में दोआब और कुछ गद्य रचनाएं 1989 और कुछ और गद्य रचनाएं 1992। तो ये 3 रचनाएं जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और इसके अतिरिक्त और किसी भी रचना का जिक्र नहीं है इस पुस्तक में। हालांकि और रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इस पुस्तक पर ही पूरी तरीके से केंद्रित होकर प्रश्नों को देख रहे हैं तो फिलहाल इसमें 3 ही रचनाओं का जिक्र है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगले प्रगतिवादी समीक्षक हैं प्रथम खेमे के, वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जो समय है वह है 1912 से 2000। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कहानीकार, बी कवि, सी प्रगतिवादी समीक्षक और डी उपन्यासकार। तो रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की पहली प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आस्था और सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रामविलास शर्मा की पहली प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद।
रामविलास शर्मा की व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित रचनाएं जो हैं, इनकी सभी रचनाओं को मैंने तथ्य के रूप में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जैसे अगर किन्हीं का ज़्यादा अगर उनकी रचनाएं हैं, ज़्यादा रचनाएं हैं, तो उनको प्रश्नों के माध्यम से अगर नहीं हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसे हम तथ्य के रूप में लिख लेंगे। जैसे अगर हम रामविलास शर्मा की व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वह प्रेमचंद का है, क्योंकि पहली कृति इनकी प्रेमचंद है। समय क्या है? 1941। दूसरी जो रचना है इनकी निराला, समय है 1946। अगला जो नाम है वह है प्रेमचंद और उनका युग, 1952। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1953। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, 1955। आस्था और सौंदर्य, 1961। निराला की साहित्य साधना, यह 3 खंडों में प्रकाशित है। पहला है 1969, दूसरा 1972, तीसरा 1976। ये 3 खंडों में प्रकाशित है। अगला जो नाम है वह भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, प्रकाशन वर्ष 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद, 1978। परंपरा का मूल्यांकन, 1981। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1984। 1 मिनट में देख लेती हूँ, प्रगतिशील साहित्य है या मार्क्सवाद है? मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्याएं लिखा हुआ है। तो ये जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1984 है। एक बार पुनः अगर आप रचनाओं को देखना चाहते हैं तो फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इनका प्रेमचंद है, प्रकाशन वर्ष 1941। निराला, प्रकाशन वर्ष 1946। प्रेमचंद और उनका युग, 1952। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1953। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, 1955। आस्था और सौंदर्य, 1961। निराला की साहित्य साधना, प्रकाशन वर्ष 1969, 72 और 76। ये 3 खंडों में प्रकाशित है। तीनों का प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन, 1981। नई कविता और अस्तित्ववाद का समय 1978 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का समय 1977 है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 और मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्याएं, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। तो ये सभी इनकी व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित रचनाएं हैं। प्रश्न के माध्यम से हमने इन प्रश्नों को नहीं देखा है, इसलिए हमने इसे तथ्य में शामिल किया है। प्रश्न के माध्यम से अगर हम देखें तो सिर्फ हमने पहली रचना जो इनकी थी प्रेमचंद, इसको देखा। अगला जो प्रश्न है वो बहुत आसान सा प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर क्या होगा? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? 3 खंडों में। तीनों खंडों का अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1969, 1972 और 1976। ये हमें याद रखना है। रामविलास शर्मा की यह कृति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रचना कितनी जिल्दों में प्रकाशित हुई थी? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश यह रचना कितनी जिल्दों में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश यह रचना भी रामविलास शर्मा की है, जिसे हम नीचे देखेंगे। ऊपर हमने जो व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित उनकी जितनी रचनाएं थी उनको देखा था। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, जिसे अभी हमने प्रश्न में देखा, जिस रचना का जिक्र, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश शीर्षक से 2 जिल्दों में आपकी महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुई। इस संग्रह में यानी इस रचना में आपने भारत राष्ट्र के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदी प्रदेश की निर्णायक भूमिका का विस्तृत विवेचन किया है। डॉक्टर शर्मा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास, साहित्य, समाज आदि के विषय में जो कुछ सोचा, समझा और निर्णय लिया है वह सब इस कृति में एक साथ उपलब्ध है। तो अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश यह कृति भी रामविलास शर्मा की कृति है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास को विवेचित किया है। और मृत्यु से यानी रामविलास शर्मा की मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व यह प्रकाशित हुआ है। कितने जिल्दों में? 2 जिल्दों में। अगला जो प्रश्न है, रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर किसका प्रभाव पड़ा है?
ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन बी प्रेमचंद का, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। तो रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पे किसका प्रभाव पड़ा है? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति पर रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने साहित्य मूल्यांकन का आधार किसे बनाया है? ऑप्शन ए मनोरंजन को, ऑप्शन बी यथार्थ बोध को, ऑप्शन सी काल्पनिकता को, ऑप्शन डी रोमांच को। तो रामविलास शर्मा ने साहित्य मूल्यांकन का आधार किसको बनाया है? यथार्थ बोध को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर शर्मा ने यथार्थ बोध को केंद्र में रखकर आधुनिक हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। तो इनके लिए मूल्यांकन का जो आधार है वह क्या है? यथार्थ बोध है। वे यह मानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों भावों के माध्यम से मनुष्य की विचारधारा को प्रभावित करती है, इसलिए भावधारा या भावबोध से विचारधारा का विरोध नहीं है। कला के उपादान भावबोध से नियंत्रित होते हैं, उनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार साहित्य की विषय वस्तु और उसका रूप तत्व संश्लिष्ट रूप से परस्पर संबंध होते हैं। अतः किसी भी कलाकृति की समीक्षा करते हुए भाव और रूप को एक मानकर चलना चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने यथार्थवाद को व्यापक दृष्टि से देखा है। वे छायावाद में भी प्रगतिशील चेतना और यथार्थवादी रुझान लक्षित करते हैं। किनकी बात हो रही है? रामविलास शर्मा की बात हो रही है। छायावाद के पहले के साहित्य में भी सामाजिक यथार्थ की जीवंत परंपरा देखते हैं। उनकी दृष्टि में नई कविता में जिस आधुनिक बोध को केंद्र में रखा गया है वह छायावाद विरोधी है। तो यह जो मंतव्य है वह रामविलास शर्मा के मूल्यांकन संबंधी विचार को स्पष्ट करता है। यानी अगर हम देखें तो रामविलास शर्मा ने यथार्थवाद को व्यापक दृष्टि से देखा है। वह छायावाद में भी क्या देखते हैं? प्रगतिशील चेतना देखते हैं और यथार्थवादी रुझान देखते हैं। छायावाद के पहले के साहित्य में भी सामाजिक यथार्थ को वह देखते हैं, उसकी परंपरा को देखते हैं। बात करें अगर नई कविता की, तो उसमें जिस आधुनिक बोध की बात कर रहे हैं वो उनको छायावाद के विरोधी तत्व लग रहे हैं। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक या समीक्षात्मक संबंधी तथ्यों को स्पष्ट करता है। अगला अगर हम देखें प्रश्न, रामविलास शर्मा ने आधुनिक बोध का संबंध किससे जोड़ा है? ऑप्शन ए निराशा और संतरास से, ऑप्शन बी मृत्युबोध से, ऑप्शन सी समाजवाद और यथार्थवादी रुझान से, ऑप्शन डी अजनबीपन से। तो सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक बोध को जोड़ा है इन्होंने समाजवाद और यथार्थवादी रुझान से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर शर्मा आधुनिक बोध का वह अर्थ नहीं लेते जो साहित्य में संतरास, अजनबीपन, निराशा, मृत्युबोध और निरुद्देश्यता को मूल्यता प्रदान करता है। वे आधुनिक बोध का संबंध समाजवाद और यथार्थवादी रुझान से जोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक के पूरे काव्य प्रवाह को वो यथार्थवाद से जोड़कर देखना चाहते हैं। तो जो कुछ भी आधुनिक बोध से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से वो उनको समाजवाद और यथार्थवाद से जोड़कर देखते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो भारतेंदु युग से नई कविता के बीच की जितनी भी परंपरा रही है उन सभी को वो यथार्थवादी आधार पर ही उसको आंकते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने हिंदी के भक्ति काल को किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी लोक जागरण काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी श्रृंगार काल। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के रूप में देखा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हिंदी के भक्ति काल को लोक जागरण काल के रूप में प्रतिष्ठित करके और हिंदी नवजागरण को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करके डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की नई दृष्टि दी है। तो अगर देखें तो हिंदी नवजागरण को एक स्वतंत्र मर्यादा प्रदान की और इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की लेखनी ने कितने वर्षों तक निरंतर योगदान दिया है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी लगभग 60 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? डी लगभग 60 वर्ष, यानी 41 से 2000 का जो समय है इस बीच इन्होंने लिखना प्रारंभ मतलब अपना लेखन इस दौर में ही किया है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो लगभग 60 वर्ष इनका जो लेखनी का जो समय रहा है वह इस समय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शर्मा का साहित्यिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किन दो तत्वों को एक मानता है? ऑप्शन ए भाषा और शिल्पी, ऑप्शन बी भाव और रूप, ऑप्शन सी शैली और छंद, ऑप्शन डी पात्र और संवाद।
तो सही उत्तर क्या होगा? हमने अभी तथ्य में भी देखा कि रामविलास शर्मा का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है वह मुख्य रूप से दो तत्व यानी भाव और रूप को एक ही मानकर चलता है। अगले जो रचनाकार हैं वो मुक्तिबोध हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुक्तिबोध से हम जो बाकी के जो आलोचक रह गए हैं, समीक्षक रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।